हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आर ओ एग्ज़ाम के लिए इस क्लास में जीएस के साथ में करंट अफेयर के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, क्योंकि यह एक रैंडम क्लास है, तो इसको पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय निकाय लोकपाल के निर्माण की सिफारिश की है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्थानीय निकाय लोकपाल के निर्माण की सिफारिश की थी। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था? तो यह आया था दोस्तों 1966 में। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग तो यह आया था आपका 2005 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया है? पंजाब, बिहार, गुजरात, केरल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब राज्य ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पंजाब राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत को जो है प्रारंभ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, महिलाओं की हिफाजत के लिए पंजाब सरकार ने, पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च हिफाजत प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप पंजाब के मुख्यमंत्री को भी देख सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, दक्कन के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। दक्कन का पठार 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पीसीएस पैटर्न में भी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में बना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि दक्कन का जो पठार है वो 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। चलिए हम यहाँ पर मैप के जरिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। ये आपका जो है दक्कन का जो है पठार दिया गया है पीले कलर में, येलो कलर में, ऐसे करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ये फैला हुआ है दोस्तों। और ये आपका महाराष्ट्र, फिर आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इसका कुछ हिस्सा फैला हुआ है। यहाँ पर कितने राज्य हो चुके हैं? तो आप यहाँ पर इनको गिन सकते हो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये 8 राज्यों में जो है फैला हुआ है। खास बात यह है कि जो दक्कन का ये पठार है, ये दोस्तों ऐसा पठार है जो कि यहाँ पर पश्चिम में क्या है, ये पश्चिम में पश्चिमी घाट तक है और पूरब में पूर्वी घाट तक है। और इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला है। ये जो है इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो पठार है आपका, ये पश्चिम में जो है क्या है, ऊंचा है, और पूरब की साइड में इसका इस तरीके से ढलान है। तो इस ढलान के कारण ही कुछ नदियाँ पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। दक्कन के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है, अभी हमने बताया आपको, पश्चिम में ऊंचा है और धीरे धीरे पूरब की ओर ये ढलान करता है। तो ये आपका पश्चिम में दोस्तों ऊंचा है और धीरे धीरे जो है पूरब की ओर इसका ढलान है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखा हुआ है। पठार का ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है, तो पश्चिम से इधर पश्चिम आपका, इधर पूरब है, तो पूरब की ओर है इसका ढलान, जिससे अधिकांश नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। मैंने आपको बताया जिसमें गोदावरी, कृष्णा, ये सभी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो यहाँ पर भी दोनों ही कथन सत्य लिखे हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं। नेक्स्ट है, दक्कन टैप में पाए जाने वाली काली मिट्टी किन फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी ने आंसर चुन लिया, ऑप्शन बी राइट है। कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी होती है वो अच्छी मानी जाती है। कपास की खेती हो गई आपकी, गन्ने की खेती, और
महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 6 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सबसे पहले उस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है जो हमसे आता है, जैसे कि अर्जुन बांध नहर ये परियोजना है और लाभावंती जिले इधर दिए गए हैं। अर्जुन बांध नहर से लाभावंती जिला है हमीरपुर, तो बी का 4 है। बी का 4 ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में ही दिया गया है, तो सी डी को आप हटा सकते हो। अब आप देखिए कि ए का 2 दोनों में मेंशन है, उर्मिल बांध नहर महोबा, तो ए का 2 दोनों में ही दिया गया है। उसके बाद में राजघाट नहर, कुछ विद्यार्थी से जानते होंगे, ललितपुर झांसी हमीरपुर, तो डी का 3 है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और कुछ विद्यार्थी इसको जानते होंगे, अरोरा बांध नहर वाराणसी मिर्जापुर में है, तब भी आंसर आपका ऑप्शन ए ही राइट जाता। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न को कवर कर लेंगे। सभी ने यहाँ पर सही किया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक रीजनिंग का प्रश्न है। यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में 9:30 प्रतीत होता है तो सही समय है। तो घड़ी में कितना बजा है? 9:30 बजा है, और 9:30 बजा है। इसको करने का एक ही मेथड है। मेथड ये है कि जब तक आपको हॉरिजॉन्टल ना कहा जाए तो उसको आपको वर्टिकल ही मान लेना है, ठीक है। अस्तेजित ना कहा जाए तो आपको क्या मानना है? लंबवत उसको मान लेना है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको याद रखना है कि 11:60 में से आपको क्या घटाना है? 9:30 को घटा देना है, तो 9:30 आपको घटा देना है। तो जैसे ही आप 9:30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2:30, यानी कि सही समय क्या हो रहा है? 2:30। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और जब आपको अक्षतेजित यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली स्थिति कहेगा प्रश्न में, तब आपको क्या करना है? तब आपको 18:30 में से दोस्तों लेस करना है। क्वेश्चन चाहे इस तरीके से पूछा जाए, चाहे आपका अक्षतेजित दे करके पूछ लिया जाए, तो दोनों मान आपको याद रखने हैं, ठीक है। दोनों वैल्यू आपको याद कर लेनी है, एक तो 11:60 वाली और दूसरी 18:30 वाली। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में देश है और सूची सेकंड में कृषि उत्पादन दिया गया है, तो आपको देख लेना है क्या राइट आंसर बनेगा इसका। बांग्लादेश जूट का यहाँ पर उत्पादन होता है, तो डी का 1 है, और डी का 1 केवल ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में हम अन्य फैक्टों को देख लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो कृषि की जा रही है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेहूं की, और मिस्र में कपास की, और क्यूबा में गन्ना की, ठीक है। तो ए विकल्प बी विकल्प यहाँ पर राइट है। अच्छा प्रश्न था, ऐसे ही आपको प्रश्न एग्जाम में करने हैं। निम्नांकित में से कौन धात्विक खनिज है? एक यहाँ पर धात्विक खनिज है, उसी का चयन कर लेना है। कोयला, चूना पत्थर, जस्ता, जिप्सम। तो यहाँ पर जस्ता जो है ना, ये आपका धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लौह अयस्क का नहीं है? लोहे का अयस्क नहीं है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये दोनों तो कंफर्म रहते हैं, दोनों हैं। लिग्नाइट और सेडेराइट, देखिए आंसर तो कंफर्म हो चुका है। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। लिग्नाइट जो है लोहे का अयस्क नहीं है, यह तो कोयले का एक प्रकार है, ठीक है। कोयले का एक प्रकार है ये, जबकि आपको इसको याद रखना है, सीडेराइट ये लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में देश दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको देख लेना है कि कौन कौन सा पॉइंट आपको कन्फर्म है। तो मेसाबी हमने बहुत पढ़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये स्थान, और ये लौह अयस्क वाला क्षेत्र है, तो डी का 1 आएगा, डी का 2 आएगा, ठीक है। और डी का 2 केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद में हम अन्य को देख लेते हैं। लॉरेंस पठार ये आपका फ्रांस में है, और किरुना ये आपका स्वीडन में है। मध्य तटीय परिक्षेत्र जहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जाना है इन सभी पॉइंटों को अच्छे से, तो याद रखेंगे कि किरुना लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र ये आपका स्वीडन में है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इंदौर उदयपुर को वेटलैंड सिटी सहित वेटलैंड सिटी मान्यता पर सलाहकार समिति ने वैश्विक स्तर पर 31 नए शहरों को मान्यता प्रदान की है। वेटलैंड सिटी की मान्यता उन शहरों को प्रदान की जाती है जिन्होंने अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स के संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर कितने कथन सही हैं? 4 ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर चुन लीजिए। करंट का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। पूरी क्लास में तो सभी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, आप क्लास में बने रहिएगा। चलिए, राइट होगा यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही है। याद कर लेना है कि इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी सहित वेटलैंड सिटी मान्यता पर सलाहकार समिति ने वैश्विक स्तर पर 31 नए शहरों को मान्यता दी है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, 31 नए शहरों को मान्यता प्रदान की है। और ये भी याद रखना है कि अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स के संरक्षण को प्राथमिकता जो देते हैं उन्हीं शहरों को मान्यता दी जाती है वेटलैंड सिटी की। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इंदौर उदयपुर को वेटलैंड सिटी मान्यता। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मान्यता प्राप्त शहरों के सूची में पहले भारतीय शहर हैं जिसमें इंदौर और उदयपुर शामिल है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गवाह संरक्षण योजना विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 शुरू की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प, हरियाणा ने इस योजना को शुरू किया है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हो साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। इस योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, गंभीर आपराधिक मामलों में गवाह, जो गवाह होता है ना, गंभीर आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा वर्ष 2025 को। ए विकल्प यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर आपका 15 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुक्त सुविधाओं के बारे में क्या टिप्पणी की है? चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में मुक्त सुविधाओं के बारे में क्या टिप्पणी की है? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह लोगों को काम करने से हतोत्साहित करता है और श्रम बल को नुकसान पहुँचता है। चुनावी एजेंडे में जो मुक्त सुविधाएं की घोषणा की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर टिप्पणी की है और उस टिप्पणी के बारे में ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर लिखा हुआ है। यह लोगों को काम करने से हतोत्साहित करता है और श्रम बल को इससे नुकसान जो है पहुँचता है। इस तरह की जो मुक्त सुविधाएं सरकार अपने चुनावी एजेंडे में देती हैं। प्रश्न नंबर आपका 16 है। भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल है व्यापार और परिवहन, वित्त और रियल एस्टेट, वानिकी और मत्स्य पालन। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा। व्यापार और परिवहन तो तृतीय क्षेत्र में ही आएगा। वित्त और रियल एस्टेट ये भी आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। जबकि जो तीसरा पॉइंट है वानिकी और मत्स्य पालन, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, वानिकी, कृषि, मत्स्य पालन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर दोस्तों लाइक का बटन आप सभी को दबा देना है, भर भर के लाइक करना है और शेयर भी कर देना है, जिससे कि एक अच्छा फीडबैक आपका देखने को मिले। उचित लगे तो कमेंट भी किया करो और वीडियो को शेयर अवश्य किया करो। आप ही के लिए अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1985 में हुई थी? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। कई बार हम करा चुके हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रिजर्व बैंक
अधिनियम 1986 द्वारा शासित होते हैं। इसका अधिनियम यहाँ पर पूछा गया है, तो अधिनियम आपको याद रखना है 1976, जस्ट इसके 1 साल बाद। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को सार्वजनिक बैंक से वित्त मिलता है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त मिलता है, तो इससे भी इसको वित्त जो है मिलता है। इस प्रश्न में 3 और 4 दोनों पॉइंट सही थे, क्योंकि हमको सत्य कथन का चयन करना था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कितना अच्छा ये प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें काल अनुक्रम के क्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंक राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति की शुरुआत। आपको सही उत्तर चुनना है। तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और ये नारा दिया गया था 1971 को इंदिरा गांधी के द्वारा। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था पहली बार 1969 में, जिसमें 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1980 में भी राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 3, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फिर फर्स्ट पॉइंट। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका एक मैथ का प्रश्न है और इजी भी है। एक व्यक्ति 4 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है। ऐसे प्रश्न ये आयोग पूछता है। 5 रुपये में 4 पेंसिल की दर से बेचता है, तो व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ होता है? तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। देखिए वेरी इजी है, आप जो है अलग अलग मेथड से कर सकते हो, आप कीजिए। हम इसको कर लेते हैं ऐसे, 4 रुपये में 5 की दर से, तो मैं तो इसको ऐसे कर लेता हूँ 4/5, और फिर 5 रुपये में 4 की दर से बेचता है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। और ये आपका सेलिंग प्राइस है। ये खरीदना हो गया आपका, ये बेचना हो चुका है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल तरीके से इसकी गुना यहाँ पर कर दीजिए और इसकी गुना यहाँ पर आप कर दीजिए। ठीक है। 4 चौक 16, तो 16 रुपये में तो उसने ख़रीदा है, 5 पंजे 25, 25 रुपये में उसने बेचा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 16 रुपये की चीज़ आप 25 में बेचेंगे तो कितने का लाभ हो रहा है आपको? आपको जो लाभ हो रहा है वो 9 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है। और किस पर हो रहा है? 16 रुपये पर हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। लाभ प्रतिशत ऐसे तो निकलता है, लाभ अपॉन करे मूल्य। ठीक है भाई, और गुणा 100। ये तो आप रख दीजिए 9/16 गुणा 100 कीजिए, कटिंग लगा लीजिए। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 नम्मे 225 हो जाएगा और बटे 4 आ जाएगा। ठीक है। अब ये बटे में है, ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो सही वाला आंसर आने वाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर 4 पंजे 20, 4 छक्की 24, एक शेष बचेगा, तो 56 सही 1/4% यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अन्य मेथड भी हैं, उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट भाई लगाते हैं। पारा एक विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु और खाद्य श्रृंखला को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण का स्रोत है? यहाँ पर कीटनाशक दिया गया है, डेंटल अमलगम फिलिंग दिया गया है, फ्लोरोसेंट लैंप दिया गया है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र दिया गया है। गलत नहीं करना है, क्योंकि मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन कराया था और उसमें एक पॉइंट आया था जो कि यहाँ पर इन चारों पॉइंटों में मेंशन है। तो जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे उन्होंने ये सही भी कर दिया होगा। डी राइट आंसर है यहाँ पर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी यहाँ पर सही है। तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था, कोयला, यहाँ पर दिया गया है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। कोयला जो है पारा प्रदूषण का स्रोत है दोस्तों। ठीक है। और ये डेंटल अमलगम फिलिंग, डेंटल अमलगम फिलिंग में भी किसका प्रयोग होता है? पारे का प्रयोग होता है। पारे के साथ में चांदी का प्रयोग किया जाता है। इसका पेस्ट बना करके जिनके भी दांत जो भरे जाते हैं उसमें जो है इस
डेंटल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कीटनाशक भी याद रखना है आपको, और फ्लोरोसेंट लैब में भी पारे का इस्तेमाल किया जाता है ना। अच्छा क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, उसी का चयन कर लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से संबंधित नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर वगैरह से, तो ये गलत हो जाएगा और इसी का हमको चयन करना था। ऑप्शन बी राइट है। नाइट्रस ऑक्साइड धान के खेतों में पानी भर जाना, तो वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस याद कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है। और ईंट भट्टे से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य दर्शन मोक्ष प्राप्ति के लिए वास्तविक ज्ञान पर जोर देता है। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनती है। सत्य कथन का चुनाव करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लेना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वास्तविक ज्ञान पर जोर देता है सांख्य दर्शन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन्होंने सांख्य दर्शन से ही ज्ञान प्राप्त किया है। और वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की, और भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनती हैं। प्रश्न नंबर आपका 23 है। दिल्ली सल्तनत के विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? दीवान ए रिसाल कृषि विभाग दिया गया है, कृषि विभाग इससे संबंधित नहीं है, गलत हो जाएगा। दीवान ए इंसा धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग, इस पर विचार कर लेना है। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग, दीवान ए खेरात दान विभाग, तो फोर्थ वाला तो बिल्कुल सही है, हम जानते हैं सही है। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो आपका तीसरा भी है और चौथा भी है, तो ऑप्शन बी राइट है। केवल 3-4 सही है, जबकि पहला दूसरा गलत होगा। दीवान ए रिसाल ये एक विभाग है जो संबंधित था विदेश विभाग से। ठीक है, और दीवान ए इंसा ये संबंधित था पत्राचार विभाग से। चलिए पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संस्था और संस्था से संबंधित व्यक्ति। तत्बोधिनी सभा द्वारिकानाथ टैगोर दिया गया है। परमहंस मंडली आरजी भंडाकर। ब्रह्मो समाज ताराचंद चक्रवर्ती। सत्यशोधक आंदोलन ज्योतिबा फुले। तो फोर्थ वाला तो दोस्तों सही है, और फोर्थ ऑप्शन आपका ए में है और सी में है, तो आंसर इसी में से होने वाला है। तत्बोधिनी सभा द्वारिकानाथ टैगोर, ये भी यहाँ पर सही नहीं है। तत्बोधिनी सभा से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? देवेंद्र नाथ टैगोर ये संबंधित थे, तो पहला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए फिर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो परमहंस मंडली आरजी भंडारकर इससे संबंधित हैं, और ब्रह्मो समाज से आप सभी जानते ही हो राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। नेचुरलिस हिस्टोरिया टोमिनी दिया गया है। भूगोल प्लिनी दिया गया है। विक्रम देवचरित विल्हण दिया गया है। हरिश्चरित्र बाणभट्ट, तो यहाँ पर भी फोर्थ वाला बिल्कुल हमको कन्फर्म है कि ये सही है, तो आप ऑप्शन ए ऑप्शन बी को हटा सकते हो। अब आप देखिए, क्या भूगोल के प्लिनी लेखक हैं? नहीं, भूगोल के लेखक टोमिनी हैं, तो 2 वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, और ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। और नेचुरलिस हिस्टोरिका इसके लिए आएगा प्लिनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तिरुकुलर संगम साहित्य में व्याकरण और अलंकार शास्त्र पर एक ग्रंथ है।
दार्शनिक विचारों और छंदों को तोल कापियम नामक पुस्तक में एकत्रित किया गया है। कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। यदि आपने डी ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा, न तो 1 और न ही 2 यहाँ पर सही है। तो हमने पढ़ा भी है कि जो ये तोल कापियम ये आपका क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। तो ये क्या है, ये आपका व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि ये वाली लाइन ऊपर दी गई है, इसकी लाइन जो ऊपर दी गई है। और जो तिरुकुरल संगम साहित्य में इसमें क्या है, दार्शनिक विचारों और छंदों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऊपर वाले की लाइन नीचे दी गई है, दोनों में क्या कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर डी राइट था। चलिए, ऐसे प्रश्न भी आए थे पेपर में। तो दोस्तों, प्रत्येक क्लास को वॉच किया करो। पिछली क्लास को ध्यान में रखते हुए ही अगली क्लासें उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये सभी अच्छे प्रश्नों की है। यदि आप यहाँ पर जुड़े रहेंगे तो आपको एग्जाम में निश्चित बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, श्योर। यदि आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लोगे तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो इस प्रकार हमने दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर 7000 से क्वेश्चन अधिक जो है करा दिए हैं। जो भी परमानेंट वॉच कर रहे होंगे उनको बेनिफिट निश्चित होगा, और जो नए हैं अभी जुड़े हैं तो जिस दिन क्लास ना है दोस्तों उस दिन क्लास को अटेंड आपको प्ले लिस्ट से भी करते रहना है। निश्चित ही आपको बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। कम समय की वीडियो में आपको बेनिफिट जरूर होगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये है दोस्तों आपका केरल। केरल ऐसा राज्य बना है, तो देखें यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य बना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। वरिष्ठ नागरिक आयोग इसने स्थापित किया है अपने नागरिकों के लिए, यहाँ पर देखिए। और ये केरल के मुख्यमंत्री हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। लेवोटोबी ज्वालामुखी ये खबरों में था, तो ये आपका इंडोनेशिया में है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। और मैंने आपको एक छोटी सी क्लास उपलब्ध कराई थी करंट अफेयर की, वो भी शायद आपने वॉच नहीं की, कुछ विद्यार्थियों ने वॉच नहीं की, तो भाई उसको भी वॉच करो, वहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हिंदी की वीडियो, क्या हिंदी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप 60 में से यदि 54, 55 क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो आपका प्लस स्कोर बढ़ेगा और आप आर ओ को आराम से निकाल लोगे प्री एग्ज़ाम को। इसलिए हिंदी की वीडियो भी वॉच कर लीजिए भाई। चलिए, पढ़िए कहीं से भी, मगर पढ़ते रहिएगा हिंदी वगैरह भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये उत्तर प्रदेश से कुछ प्रश्न लिए हैं जो कि वन लाइनर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जनपद की 772 ग्राम पंचायतों के कितने गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है 1147 गांवों को, 1147 गांवों को, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया जिले में किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में एक स्मारक बनाने की योजना की घोषणा की है। चीतू पांडे का स्मारक जो है बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। कहाँ बनाएगी, बलिया जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत की गई है। नाम याद कर लीजिए, दीदी प्रेरणा कैंटीन। इसे देख करके पश्चिम बंगाल मत लगा देना, यदि वहाँ पर राज्य दे देगा तो पश्चिम बंगाल मत लगाना। ये उत्तर प्रदेश ने जो है इसको शुरू किया है, और उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो यहाँ पर कानपुर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 31 है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर हाल में एग्जाम में बन सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मार्च 2025 में यूनेस्को ने भारत की 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। देखिए, मार्च का करंट अफेयर है। भारत में अस्थायी स्थलों की संख्या 62 हो गई है। भारत के 43 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। कोड से सही उत्तर चुनें। तो राइट होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर सभी सही लिखे हुए हैं। तो 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इनको शामिल करने के साथ ही इनकी संख्या 62 हो गई है। और भारत के 43 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 43वां जो स्थल है असम का मोहितदुम है, ठीक है, आप सभी जानते भी हो। चलिए, प्रश्न नंबर 32 है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 अप्रैल
2025 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख संपत्तियां हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की देखरेख वाले प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना और उनके कानूनी ढांचे को बढ़ाना है। जो ये संशोधन अधिनियम आया है, इसका उद्देश्य यह है कि वक्फ संपत्तियों की देखरेख वाले प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना है और उनके कानूनी ढांचे को बढ़ाना है। यह कानून वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, सभी यहाँ पर सही है, डी विकल्प राइट है। ध्यान से देख लीजिए, 1995 में संशोधन करने का प्रयास यह करता है। और संपत्तियाँ कितनी है? 8.7 लाख संपत्तियाँ है। डेट याद रखनी है, ये पूछी जाएगी। राष्ट्रपति से इसको कब मंजूरी मिली है? 5 अप्रैल 2025 को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आने पर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। जिस दिन क्लास ना हो दोस्तों, प्लेलिस्ट से वीडियो को वॉच करते रहिएगा। ठीक है, चलिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें ये शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो डी यहाँ पर राइट है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे मॉक टेस्ट के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।